पौधा रखा था अभी कि ये सम्मान में पर्यावरण वालों को बुला रहे हैं तो उनको पौधा तो दें। एक फोटो हो जाए। पंच परिवर्तन संघ की व्यवस्था, इस पर बात करेंगे श्री गोपाल आर्य जी। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी धैर्यवान श्रोता, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता बंधुओं, क्योंकि सवेरे से सुनते सुनते जो अब तक बच गए हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको धैर्यवान ही कहा जा सकता है। तो मैं मेरी बात शुरू करता हूँ कि आज से 100 साल पहले संघ शुरू हुआ, ये हम पहली बार से सुन रहे हैं। लेकिन 100 साल के पहले का संघ क्या था, ये हमारे मन में कभी विचार आया क्या कि 100 साल के पहले जब संघ शुरू नहीं हुआ था तो कौन सा संघ था? वो अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो आगे का संघ भी समझ में आना मुश्किल है। और इसलिए उसके लिए 3 बातें मैं शॉर्ट से बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, जो देश कभी दूध दही की नदियों का बहने वाला देश कहलाता था, और जिस देश में ये गाया जाता था सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, उस देश की आज ऐसी परिस्थिति क्यों है? नंबर 1, ये विचार करने की आवश्यकता है। और फिर वो देश गुलाम क्यों हुआ? जो विश्व गुरु था, ताकतवर था, सब कुछ था, तो उसको गुलाम क्यों बनाया गया? दूसरी बात कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण जिस देश को जाना जाता था वहां पर गीत गाया जाता था, कि आज भी गीत गाया जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये क्या है कि जो सब कुछ होने के पश्चात भी ऐसी कौन सी बात है जो हमारी हस्ती नहीं मिटती है? और तीसरी बात, एक छोटी सी चिड़िया की कहानी से मेरी शुरू करूंगा, क्योंकि शायद वो चिड़िया की कहानी ही मेरा पूरा विषय हो जाएगा। और चिड़िया की कहानी ऐसी है कि एक चिड़िया थी, उसने घोंसला बनाया, घोंसले में अंडे दिए और समुद्र का किनारा वहां ले जाकर घोंसला रख दिया। बाहर गई चुगने के लिए, वापस आई तो समुद्र में ज्वार भाटा आया और समुद्र उसके जो घोंसले को ले गया। आने के बाद चिड़िया कहती है कि अरे मेरा घोंसला कौन ले गया? समुद्र। तो वो समुद्र को कहती है, ए मेरा घोंसला दो। अब समुद्र को एक चिड़िया का घोंसला दे सकता है क्या? आप भी कल्पना करिए। लेकिन वो कहती है और नहीं दिया तो देखो मैं तुमको खाली कर दूंगी। और वो चिड़िया ये प्रयास शुरू करती है कि अपनी चोंच में एक बिंदु लेती है, उसको बाहर डालती है। ये प्रयोग शुरू कर दिया, अपना प्रयास शुरू कर दिया। दूसरी चिड़िया ने कहा, क्या कर रहे हो? कहा कि समुद्र को खाली करना है। क्यों? मेरे अंडे चाहिए मुझे। तो उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू चिड़िया और समुद्र कभी आज तक खाली हुए हैं? तेरा दिमाग खराब है? तो चिड़िया कहती है, मुझे सलाह नहीं सहयोग चाहिए। मुझे सहयोग देना तो मेरे साथ आओ, नहीं तो जाओ। चिड़िया ने सोचा, दूसरी ने कि बात तो ठीक कर रही है, हो या ना हो इसका सहयोग तो करो। वो उसके साथ लगी। फिर बहुत सारी चिड़िया आई, सबने कहा क्या कर रहे हो? समुद्र के दिमाग खराब हुआ है, सलाह नहीं सहयोग चाहिए। बाकी लग गए सब। लगते लगते पूरा चिड़ियों का समुदाय उनके साथ लगा कि भाई हो या ना हो लेकिन समुदाय के साथ चलना है तो करो। सब लोग लगे। अंत में ये बात पहुंचती है गरुड़ राज, पक्षी राज गरुड़ के पास कि भाई तुम्हारा पूरा समाज, पूरा कम्युनिटी लगी हुई है, तुम भी चलो। उन्होंने क्या? समुद्र खाली करना है कि इनका दिमाग खराब हुआ है? पक्षी और समुद्र कभी खाली हुए हैं? उनको कहा, गरुड़ महाराज सलाह नहीं सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा बात तो सही है, पूरी समाज लगा हुआ है, अब तो सहयोग करना चाहिए। तो कहा कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो ड्यूटी पर हूं विष्णु भगवान की पे, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान मुझे छुट्टी दे दो कुछ दिन की। तो कहाँ जाना है? वो समुद्र को खाली करने।
तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब हुआ है, तुम सब पक्षियों के किसने खराब किया, ये समुद्र खाली हुए हैं आज तक। उन्होंने कहा विष्णु भगवान सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। भगवान ने कहा कि बात तो सही कह रहा है ये, कुछ भी हो साथ चलो। भगवान साथ आए, समुद्र खाली हुआ कि नहीं, लेकिन अंडे जरूर मिल गए। याद करिए एक वो चिड़िया जो डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम पर थी, जिन्होंने कभी ये सोचा कि मुझे हिंदू संगठन करना है। सब कहने लगे डॉक्टर हेडगेवार तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। वो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं हाँ मैं डॉक्टर हेडगेवार इस हिंदू राष्ट्र का संगठन। वो चिड़िया एक, अगर वो एक चिड़िया, आप क्या सोचते हो, क्या विष्णु भगवान के आने पर समुद्र ने अंडे दिए? क्या पक्षीराज गरुड़ के आने पर दिए? नहीं, उस एक चिड़िया के प्रयास के कारण वो अंडे मिले कि जिसने सोचा मुझे ये करना है। संघ के 100 साल की यात्रा वहां से लेके यहां तक की यात्रा है। इस परिप्रेक्ष्य को हमें समझना है, और इसलिए अब समझने की है क्या यात्रा। वो यात्रा है कि संघ को यदि समझना है तो समझना होगा कि किसी भी संगठन या किसी भी कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी के पीछे 4 स्टेप होते हैं। वो सब हम जानते हैं, इसलिए केवल मैं स्मरण कराता हूं। सबसे पहले कोई काम शुरू होता है, उसका उपहास होता है। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, अरे फालतू की बात है, क्या निक्कर पहन के कोई शाखा से संगठन हुए हैं क्या? उपहास वो झेला। लेकिन उपहास से जब कोई आगे बढ़ जाता है तो दूसरा स्टेप आता है, उसका विरोध होता है। लोग विरोध करते हैं, अरे फिर उसको बदनाम भी करते हैं उस विरोध में। तो विरोध का दूसरा प्रकार होता है, संघ उसमें से भी गुजरा। जब तीसरा स्टेप आता है संघर्ष, जब संघर्ष शुरू होता है तो संघर्ष में से भी संघ गुजरा है, उसको जेल भी जाना पड़ा है, 2-2, 3-3 जो भी हैं उसमें प्रतिबंध सब हमने सुना है। वो संघर्ष में से निकलने के बाद अनुकूलता बनती है, और इसलिए ये 4 स्टेप से संघ अपने 100 साल पूरा कर रहा है। ये हमको दूसरी बात समझना है। अब तीसरा पक्ष समझना है कि संघ क्या है। तो संघ को समझने के लिए वर्तमान की स्थिति में है कि संघ के 3 प्रकार हैं। पहला है बेसिक संघ, व्हाट इज बेसिक आरएसएस। दूसरा समझना होगा कि व्हाट इज एडवांस आरएसएस, कि संघ का एडवांस वर्जन क्या है वो। और तीसरा समझना होगा अप्लाइड संघ, कि आज वर्तमान में संघ का अप्लाइड रूप क्या है। ये संघ समझने के लिए आवश्यक है। और उसको यदि शॉर्ट में समझा जाए, प्रारंभ में संघ बेसिक संघ था कि कोई भी पूछते थे संघ क्या करेगा, तो डॉक्टर जी या उस समय कहते थे संघ कुछ नहीं करेगा, केवल संगठन करेगा। और कह सकते हैं 1925 से 1947 की यात्रा वो थी कि संघ केवल संगठन करेगा, कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक निर्माण करेगा। अब बात यह आती है कि स्वयंसेवक निर्माण की जरूरत क्या पड़ गई। तो जब डॉक्टर जी ने सोचा कि ये विश्वगुरु भारत क्यों हुआ, तो उसका मूल कारण था इस व्यक्ति के अंदर आत्म केंद्रित स्वार्थ भावना पैदा हो गई, और वो केवल मैं, मेरा परिवार, मेरा स्वार्थ इसके अंदर लग गया। उसका राष्ट्रीय चरित्र खत्म हो गया। उसके कारण बाकी सब कुछ हुआ, गुलाम ये वो सब चला। ये चरित्र कैसे निर्माण होगा, अंग्रेजों के जाने के बाद में भी ये देश स्वतंत्र रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए डॉक्टर जी ने सोचा कि कोई व्यक्ति निर्माण करने की इस प्रकार की पद्धति निर्माण करनी पड़ेगी, जो कि समाज में किन्हीं कारणों से खत्म हो गई। घर में संस्कार खत्म हो गए, विद्यालयों में गुरुकुलों में खत्म हो गए, समाज में खत्म हो गए। तो व्यक्ति निर्माण करने की प्रक्रिया जो किसी भी कारण से खत्म हुई, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय सोचा ये व्यक्ति निर्माण का कोई तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, और वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दैनिक शाखा। और अगर विचार करें कि संघ में से यदि ये शाखा नाम की चीज यानी बेसिक चीज को निकाल दिया जाए तो संघ बचेगा। तो विचार करने के बाद है कि जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर से उसके श्वास को निकाल दिया जाए तो मनुष्य नहीं बच सकता, हाँ उसका शरीर जरूर होगा। ठीक इसी प्रकार से ये बेसिक संघ का मतलब ये संघ की शाखा, जिसको हम दैनिक शाखा बोलते हैं। और जैसा बताया लगभग 85,000, अब तो 1 लाख हो गई होंगी।
1 लाख स्थानों पर पूरे देश में संघ की शाखाएं हैं। और आपकी जानकारी के लिए केवल 1 लाख नहीं, विश्व के 82 देशों के अंदर है। और विश्व के 82 देश ही नहीं, अब संघ के बारे में विचार करें तो जो 32 ऑर्गेनाइजेशन है, 36 ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय संघ के अभी चल रहे हैं, ऐसे 36 ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। तो हमको समझना होगा कि ये बेसिक संघ, यानी संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं सेवक सब कुछ करेगा, ये एडवांस संघ के अंदर आ जाता है। और इसलिए 1947 के बाद बात शुरू होती है, आज़ादी के बाद जैसे कह सकते हैं, संघ का दूसरा विषय चालू होता है कि ये एडवांस संघ क्या है, तो ये स्वयंसेवक क्या करेगा। तो ये स्वयंसेवक रूपी शक्ति समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा विविध संगठनों के माध्यम से, और वहां पर व्यवस्था परिवर्तन करेगा। और इसलिए समाज के व्यवस्था परिवर्तन का संघ का ये एडवांस संघ का वो है। 2006 तक ये एडवांस संघ का काम चला कि किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सेवा भारती 1,25,000 से ज्यादा सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। एकल विद्यालय जैसे बताया 90,000 या 1 लाख से ऊपर है कहीं विश्व में ऐसा। चाहे संस्कार भारती हो, चाहे विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो, चाहे किसान संघ सबसे बड़ा संगठन हो, मजदूर संघ, सबने अपना मॉडल दिया भारत का। तो ये भारतीय मॉडल जो अपना हिंदुत्व का मॉडल है, ये समाज में स्थापित करके व्यवस्था परिवर्तन करने का काम, यानी एडवांस संघ। अब ये सब कुछ हो गया, अब तीसरा पार्ट आता है, वो है अप्लाइड संघ। ये अप्लाइड संघ क्या है, तो आप विचार करिए कि जब विश्व के 36 ऑर्गेनाइजेशन विश्व के सबसे बड़े बड़े समाज परिवर्तन के लिए लग रहे हैं, समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लग रहे हैं, तो परम पूज्य डॉक्टर जी की 2006 में जब जन्म शताब्दी आती है तो विचार किया, इससे समाज में परिवर्तन आया है क्या। यहाँ से चिंतन प्रारंभ होता है। और समाज परिवर्तन का मतलब क्या है, आप विचार करिए, एक शाखा किसी स्थान पर 40 साल से 20 साल से 30 साल से लग रही है, क्या उस मोहल्ले का, उसके आसपास में कोई समाज परिवर्तन है। एक शहर में 15-20 ऑर्गेनाइजेशन संघ के एक साथ काम कर रहे हैं, वहां पर कोई समाज परिवर्तन है। और आप समाज परिवर्तन की कल्पना करें तो आप बताइए, देश का जीडीपी बढ़ रहा हो और देश में श्वास लेने के लिए परेशानी हो, देश का जीडीपी बढ़ रहा हो तो देश में मरीजों की संख्या और हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही हो, ये कौन सा प्रगति है, ये कौन सा डेवलपमेंट है। विचार करने की आवश्यकता है। जहां जिंदा रहने के लिए श्वास और पानी और खाना प्रदूषित हो गया हो, ये कौन सी प्रगति है। जहां आपस में रिलेशन खत्म हो रहे हैं, कौन सी प्रगति, ये विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम एक तरफ प्रगति या विकास के किसी एक मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिंतन ये हो रहा है कि क्या समाज परिवर्तन के लिए भी कुछ चीज हो रही है। और इसलिए इस पर चिंतन करने के लिए ये शुरू होता है कि समाज परिवर्तन के लिए संघ क्या कर रहा है, उसके लिए विचार करना है। तो यहाँ से मैं मेरी बात शुरू करता हूँ कि 4 प्रकार के क्राइसिस आज पूरे देश में है, देश में नहीं, समाज के सामने नहीं, पूरे विश्व में। और 4 प्रकार के क्राइसिस कौन से हैं। पहला है क्राइसिस ऑफ पर्पज। हमारा क्राइसिस ऑफ पर्पज है कि हमारा कोई पर्पज नहीं रहा। जब पर्पज था, देश आजाद हो गया, अब कौन सा पर्पज है। क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी और क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप। क्या आज ऑनरशिप है, कौन है इस देश का, नहीं है। और अंत में है क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये 4 क्राइसिस आज समाज के सामने है। इन सब क्राइसिस को ठीक करना है, ये संघ के लिए अगला है। और इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि संघ का 100 साल पूरा हो रहा है। तो कौन से डॉक्टर जी का संघ था, वो मैं घटना आपको बता देना चाहता हूँ। जब 1940 के पहले की बात समझ लीजिए, 38-39 में होगा। डॉक्टर जी से एक स्वयंसेवक ने पूछा, जो हम तो देखो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं यहाँ बैठे हुए लोग कि जो संघ की शताब्दी वर्ष देख रहे हैं। लेकिन उस समय 1940, 38, 39 में मान लो एक स्वयंसेवक डॉक्टर जी से पूछता है, डॉक्टर जी जब संघ के 100 साल होंगे तो शताब्दी कैसी होगी। आपको आश्चर्य होगा जब डॉक्टर जी इस बात का उत्तर देते हैं। तो डॉक्टर जी कहते हैं, संघ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि संघ अपनी शताब्दी वर्ष देखेगा। 100 साल के पहले ही संघ को समाप्त हो जाना चाहिए। ये उत्तर सुनकर वहां जितने स्वयंसेवक थे उनको लगा कि ये डॉक्टर हेडगेवर क्या कह रहे हैं, संघ समाप्त हो जाना चाहिए।
तब प्रश्न उत्तर होता है। डॉक्टर जी ने फिर समझाया कि संघ समाज में व्याप्त हो जाना चाहिए, यानी संघ और समाज इस समाज परिवर्तन के माध्यम से एक हो जाना चाहिए, तब संघ समाज में विलुप्त होगा। अब ये विचार शायद समझ में नहीं आया, लेकिन आज 100 साल के बाद जब संघ विचार कर रहा है कि संघ के आगे के कोई भी, हम भी विचार करेंगे कि क्या रोड मैप है 15 साल का, आगामी आने वाले 25 सालों में संघ का क्या रोड मैप है। वो रोड मैप जो अभी दिया जा रहा है, इस आपको भी समझ में आया होगा कि पंच परिवर्तन को लेकर संघ चला है। और सूचना क्या है? बड़े कार्यक्रम नहीं करने, क्या करना है? छोटे से छोटा करना। छोटे से छोटा क्या है? व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क, घर घर संपर्क। ये कोई काम करने का होता है? संघ अपने 100 साल में विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, क्या कर रहा है? घर घर संपर्क। क्या मतलब हुआ? और तो और हिंदू सम्मेलन करने, छोटे छोटे, यानी छोटी से छोटी इकाई पर करो, बस्ती में। ये कौन सा किसी बड़े से संगठन का शताब्दी वर्ष है, लेकिन किन विषयों को लेकर करना है वो समझना है। वो है पंच परिवर्तन। और देखिए, वो पंच परिवर्तनी संघ के आगे का 20 साल का रोड मैप है। पूरा करूं इसे? 2-3-4 मिनट और बस। तो ये पंच परिवर्तन जब हम विचार करेंगे तो ये संघ का कौन सा रोड मैप है? ये संघ का नहीं है, ये समाज का रोड मैप है कि समाज में स्थापित हो। और वो समाज में स्थापित होने वाला पहला है परिवार प्रबोधन। क्या हमारे परिवार हैं? क्या आज के परिवार हैं? परिवार तो खत्म करने की योजना बहुत पहले ही बन चुकी है, इसलिए हम दो हमारे दो की बातें आ रही हैं। अरे हम दो हमारा एक हो गया, अब तो और भी आगे बढ़ गए हैं। हम दो हमारा कोई भी नहीं। और आगे परिवार को खत्म करने का यहाँ तक है कि हम साथ रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, फैमिली नहीं करेंगे। कहाँ जाएगा देश? और देखिए, किसी देश कोई बचता है जो कहना, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? हमारी संस्कृति। और वो संस्कृति कहाँ पलती है? परिवार में। जब परिवार खत्म हो जाएंगे तो संस्कृति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई स्कूलों में संस्कृति नहीं मिली आज तक। एक सास अपनी बहू को वो संस्कृति देती रहती है, कितने पीढ़ियों से वो चीज परंपरा अपने वहां पर आती है, वो परिवार खत्म। और इसलिए सबसे बड़ा आगे आने वाले दिनों में संकट है क्या हमारे परिवारों में वो वैल्यूज हैं? ये क्राइसिस ऑफ पर्पज है। और इसलिए विचार करने की आवश्यकता होगी कि हमको परिवार प्रबोधन के लिए छोटे छोटे प्रयोग, और ये छोटे प्रयोगों में कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में ही करना है कि क्या हमारा परिवार बचा हुआ है क्या। बाकी छोड़ दीजिए कि डेमोग्राफी बदल रही है, उसके कारण, ये परिवार के कारण। इसलिए परिवार और परिवार के अंदर संस्कार, और उसके कारण संस्कृति, और उसके कारण हमारा हिंदू संस्कृति या अपना देश बचा रहना, पहला। दूसरा, सामाजिक समरसता। अरे जिस देश में 70% हमारे बंधु हों, वो हमारे साथ में नहीं बैठकर खा सकते हों, साथ में रह नहीं सकते हों, अरे एक शमशान में जलाए ना जा सकते हों, एक कुएं पर पानी नहीं पी सकते हों, आप सोचिए वो देश, वो समाज क्या कभी अखंड हो सकता है क्या? संगठित हो सकता है क्या? और इसलिए सामाजिक समरसता, और ये सामाजिक समरसता के घर के बाहर नहीं जाना। क्या मेरे घर के अंदर है? क्या मेरे घर के अंदर आने सभी लोगों की मानसिकता है? ये मानसिकता बदलने का काम यानी समाज परिवर्तन है। तो सामाजिक समरसता, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, ये सबको खत्म करना, ये आगे का चैलेंज है। संघ का ये दूसरा रोड मैप है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। हम सबको पता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, और दिल्ली वालों को तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो हर श्वास में उसको पर्यावरण ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ जिंदा रहने के लिए भी श्वास स्वच्छ नहीं मिल रही है, पैसों से श्वास नहीं मिल सकती, ये पक्की बात है। आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 1 करोड़ में एक बूंद पानी तो बना के बता दीजिए, ऑक्सीजन बना के बता। प्रकृति के साथ जो कुछ हो रहा है उसका संरक्षण करना किसी सरकार का या किसी का दायित्व नहीं है, ये मेरा अपना दायित्व है। क्या मेरे जीवन में, मेरे जीवन शैली में, मेरे घर में, मेरे आचरण में ये बात है क्या? और चौथा है स्वयं का बोध। क्या ये स्वयं का बोध मेरे अंदर है? ये गौरव है केवल इंडिया और भारत की बात है? अरे ये शब्द नहीं है। इंडिया कहने पर अंग्रेज, गुलामी, ईस्ट इंडिया कंपनी
हम कुछ नहीं थे, इस निराशा का भाव आता है। तो भारत कहते ही भरत, इस देश का गौरव, इस देश का इतिहास, एक महानता ध्यान में आती है। ये स्थापित होना बहुत जरूरी है। और ये स्वाभिमान शून्यता जो इस देश के आने वाले जैन जी जिसको आजकल बोला जा रहा है उसके अंदर नहीं हुई तो ये देश का भविष्य क्या होगा ये विचार। इसलिए स्वयं का बोध आना जरूरी है। और स्वयं के बोध में कुछ बात नहीं है। हम में से कितने लोग हिंदी में सिग्नेचर करते हैं? यहीं से स्वयं का बोध शुरू होता है। क्या आत्म गौरव है मुझे मेरे हिंदी में साइन करने का? हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं है, अपनी मातृभाषा में। पंजाबी कोई पंजाबी में करता है क्या, मेरे को बता दीजिए। लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही स्वयं का बोध चालू होता है। हमारे घर की नेम प्लेट कौन सी रहती है, दुकान की नेम प्लेट कौन सी होती है? अरे जहाँ 99% लोग हिंदी समझते हो वहाँ अंग्रेजी में बोर्ड लगे रहते हैं। कौन सी मानसिकता है? स्वयं का बोध। और इसलिए हमें अपने देश पर, धर्म पर, ग्रंथों पर, इतिहास पर जब तक गौरव नहीं होगा, जब तक देश महान नहीं बन सकता। और चौथा है, अंतिम है, नागरिक कर्तव्य। क्या हमारे अंदर नागरिक कर्तव्य है? चौराहे पर हम लाइट जंप करके जाएंगे, कहते हैं कैसे लोग हैं, भीड़ लगा के रखते हैं। क्या ये नागरिक कर्तव्य का मतलब नागरिक शिष्टाचार है? अगर मेरे को अनावश्यक बिजली जलती हुई दिखाई देती है, मैंने बंद कर दिया, ये मेरा शिष्टाचार है, ये कर्तव्य नहीं। और दुर्भाग्य से इस देश में हमें संविधान के हमारे अधिकार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन संविधान में कितने नागरिक कर्तव्य ही नहीं किसी को पता होगा। संविधान में 11 नागरिक कर्तव्य दिए गए हैं जिनको हमें स्वयं अपनाना चाहिए, वो नहीं है। ये नागरिक कर्तव्य पैदा होना जरूरी है। हर व्यक्ति को विचार करिए कि ये नागरिक कर्तव्य क्या हमारे अंदर है। अब जब ये पांचों बातों को लेकर संघ आगे के रोड मैप पे चला तो ये व्यक्ति के अंदर निर्माण करना, इसके लिए कोई बड़े बड़े कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे आचरण में कैसे आए, और जब आचरण में आने लग जाए तो समाज और संघ कैसे एक होगा। आप कल्पना करिए 1920 में किसी एक उत्सव को मनाने के लिए, गणेश उत्सव को मनाने के लिए तिलक जी महाराष्ट्र में एक गणेश पूजन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गणेश क्या यात्रा, गणपति चतुर्थी का करते हैं, आपको ध्यान में। आज कौन करता है? समाज ने अपना लिया उसको। और जब समाज इस बात को करने लग जाता है तो कितने तिलकों को याद कर रहा है आज। ठीक संघ वो ये चाह रहा है कि समाज की व्यवस्था, वही उसका परम वैभव है कि समाज स्वस्फूर्त, संगठित, एक दिशा में विश्व कल्याण के लिए विचार करना जब शुरू कर देगा तब उसको कहेंगे समाज परिवर्तन। और शायद हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये एक दूसरा प्रश्न करते हैं जो मेरी अंतिम बात होगी, कब तक हो जाएगा? 100 साल तो हो गए, कब तक हो जाएगा? तो देखिए वही है, प्रयास करिए, सलाह नहीं, सहयोग करते जाइए। डॉक्टर जी के जीवन के अंतिम कहानी में सुना के बताता हूँ कि एक स्वयंसेवक को जगाने डॉक्टर जी रोज जाते थे। स्वयंसेवक चक्कर मारता रहता था। वो डॉक्टर जी के जिंदे रहते हुए कभी शाखा में नहीं गया। डॉक्टर जी प्रयास करते रहे, चल भाई शाखा में आओ। अरे डॉक्टर जी बाहर आओ। जब डॉक्टर जी की स्वर्गवास हो गया, नागपुर की बात है, स्वर्गवास हो गया, उनका शव यात्रा जा रही थी तो उसने देखा बहुत भीड़ है। किसकी है ये? अरे वो डॉक्टर हेडगेवार जी। अरे वो हेडगेवार जी मुझे जगाने आते थे। हाँ, अरे चलो। और वो उनकी शव यात्रा में जाते हैं। शव यात्रा में देखते हैं वहाँ तो नागपुर के बड़े बड़े लोग हैं, इतनी भीड़ है। उन्होंने कहा ये वो डॉक्टर हेडगेवार जो मुझे जगाने आते थे वो हैं क्या? ओहो, और उनकी इतनी फॉलोइंग है। ओहो, तो कोई महत्वपूर्ण काम होगा। डॉक्टर जी के मृत्यु के बाद वो स्वयंसेवक आमरण स्वयंसेवक रहा, नित्य शाखा कभी नहीं छोड़ी, यानी प्रयास से परिवर्तन है। और इसलिए आप कल्पना मत करिए कि अपने जीवन में हो जाएगा। मतलब मैं निराश नहीं कर रहा, हमारे जीवन में ही देखने को मिलेगा 100%। लेकिन हमको 4 दिन बाद लगने लगता है क्या हो गया, इतनी बात कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहा ये हिंदू समाज, तो कभी नहीं उठेगा, कुंभकर्ण है। अरे भाई साहब, डॉक्टर जी का जगाना कभी खत्म नहीं हुआ, उनकी मृत्यु के बाद उसका परिणाम ये है संघ। और इसलिए सतत साधना और इस प्रकार के लोगों का तपस्या और जीवन भर
जो बहुत सारे लोग इस काम को लेकर चले हैं, इस प्रकार के लोगों की तपस्या के कारण आज संघ 100 साल में यहाँ पहुँचा है। मुझे लगता है उन तपस्वियों के जीवन को हम और आगे ले जाएंगे और संघ के आगे का रोड मैप जो हमारा पंच परिवर्तन है, ये अपने जीवन में लाकर समाज के आचरण में को लाना, यही मुझे लगता है इसका उद्देश्य। नमस्कार, धन्यवाद। वाह, क्या बात है। गोपाल आर्य जी ने पंच परिवर्तन की यात्रा संघ की आगे 20-25 साल में क्या होने वाली है, एक रोड मैप बनाया, बताया हम लोगों को।